Hello kids, today we are going to study lesson 12 Defense System of India. भारत का सुरक्षा तंत्र. Lesson 12 पेज नंबर 111. India firmly believes in promoting world peace and security. भारत जो है विश्व शांति और सुरक्षा में विश्वास करता है. She has always been instrumental in trying to resolve national and international disputes by mutual negotiations and peaceful settlements. और भारत हमेशा से चाहता है ना, हमेशा से कोशिश करता है कि जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है, विवाद है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, उनको आपसी समझौते से, आपसी मिलजुल कर और शांतिपूर्ण तरीके से उनको निपटाए. इंडिया आल्सो एक्सपेक्ट्स सच रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज. और यही चीज भारत अपने जो पड़ोसी देश है उनसे भी चाहता है कि वो भी इस प्रकार के कार्य करें, वो भी इस प्रकार के सहयोग करें. She is concerned about her defense and has strengthened her defense system and forces. भारत जो है अपने जो सुरक्षा के लिए हमेशा से अपनी सुरक्षा चाहता है और इसके लिए उसने क्या अपने जो डिफेंस सिस्टम है और जो सेना है उनको उसने मजबूती प्रदान की है, उनको मजबूत बनाया है. Feudal wars amongst different nations of the world have proved the importance of safety of every country. अब देखिए अलग अलग देशों में उनके बीच में जो युद्ध निरर्थक जो फालतू के जो युद्ध होते हैं, है ना, उससे ये बात साबित हो गई है कि भाई इस बात की इंपॉर्टेंस जाग गया है, महत्वपूर्ण ये हो गई है कि भाई क्या किया जाए कि देश की सेफ्टी के लिए कुछ कार्य किए जाए. Only a strong nation can safeguard her boundaries from foreign attacks and could find out mutual and honorable solutions to the disputes. केवल एक मजबूत देश ही दूसरे देशों के आक्रमण से अपने आप को बचा सकता है. ठीक है, और क्या कर सकता है, सम्मानजनक सॉल्यूशन, ऑनरेबल सॉल्यूशन को वो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल आपसी समझौते से, आपसी बातचीत से उनको उन बातचीत को हल कर सकता है या अपने देश की रक्षा कर सकता है या दूसरे की भी रक्षा कर सकता है, दूसरे देशों की भी. Hence, keeping in view the above factors, a strong defense setup has been created in India. और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर, देश की सुरक्षा की बात को ध्यान में रखकर एक डिफेंस बनाया गया है, सुरक्षा तंत्र बनाया गया है भारत में, है ना. एंड पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड. और पावरफुल शक्तिशाली सेनाएं, सैन्य बल के संगठन किया गया है यहाँ पर. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कमांडर इन चीफ ऑल द 3 सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडिया. और भारत के 3 सिक्योरिटी फोर्सेस है, ठीक है. और देश के जो प्रेसिडेंट है इन सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के क्या है, वो कमांडर है. प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है. द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस इज एज अंडर. और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के जो फॉर्मेशन है, उनकी जो रचना, किस निर्माण किस प्रकार से देखें यहाँ पर. मेजर डिविजन्स ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस. इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अलग अलग डिविजन्स हैं. एक है आर्मी, नेवी एंड थर्ड वन इज एयर फोर्सेस. आर्मी यानी कि जो जमीनी सेनाएं जो है वो, नेवी यानी कि जो जल सेना है वो, और एयर फोर्सेस जो वायु सेना जिसको बोलते हैं. द फर्स्ट वन इज आर्मी. द इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द पावरफुल एंड लीडिंग आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड. इंडियन आर्मी जो है विश्व की पावरफुल, शक्तिशाली और अग्रणीय आर्मी है. इंडिया इज प्राउड ऑफ हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, एडवांस्ड, डिसिप्लिन्ड एंड डिवोटेड आर्मी. और भारत की जो आर्मी है वो कैसी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सुसंगठित है, एडवांस्ड, सुशोभित है, निष्ठावान है और अनुशासित सेना है. और भारत को इस पर गर्व है. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी आर एट न्यू दिल्ली. और आर्मी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहां पर है, दिल्ली में है. द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हु इज ऑफ द रैंक ऑफ अ जनरल इज इट्स हेड. और देखिए आर्मी का जो चीफ होता है, आर्मी स्टाफ का जो चीफ होता है वो होता है जनरल होता है, उनका प्रमुख होता है. इन द आर्मी देयर आर सेवरल ब्रांचेस सच एज द. और आर्मी की जहाँ तक बात करें उसमें कई प्रकार के कई ब्रांचेस हैं, कई शाखाएं हैं, जैसे कि इन्फेंट्री, पैदल सेना, कैवलरी, घुड़सवारी सेना, आर्टिलरी, गन, बंदूकें वाली सेना, एम्यूनिशन, गोला बारूद भी है. प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, जितना भी इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है उनका प्रोडक्शन होता है. व्हीकल्स, है ना, साथ ही जो व्हीकल्स वाली है वाहन सेना भी है. मेडिकल और इंजीनियरिंग भी इसमें है.
द आर्मी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 कमांड्स, आर्मी को 5 कमांड्स में ऑर्गेनाइज किया गया, उनको संगठित किया गया है। द सेंट्रल लेवल पे, द ईस्टर्न पूर्वी, द वेस्टर्न पश्चिमी, द नॉर्थर्न एंड द साउथर्न कमांड्स। इस प्रकार से चारों पांचों है, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न एंड साउथर्न कमांड। ईच कमांड हैज अ सेपरेट हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और जितने भी कमांड्स हैं उनके सेपरेट हेड है, उनके जो मुखिया है वो सेपरेट है, सबके अलग अलग है। These officers are of the rank of a लेफ्टिनेंट जनरल, और ये सभी जो ऑफिसर्स हैं उनकी रैंक क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल की है। जहां तक हम बात करें द रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन आर्मी, आर्मी की हम बात करें तो ऑफिसर्स का देखिए पेज नंबर 112 पर, जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, देन ब्रिगेडियर, देन कॉलोनियल, लेफ्टिनेंट कॉलोनियल, मेजर, कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट। ठीक है, द रैंक ऑफ सोल्जर्स इन आर्मी, यहाँ तो आर्मी की बात, अब सोल्जर्स की बात हम कर रहे हैं। मेजर, सूबेदार, फिर हवलदार, फिर नायक, फिर लांस नायक एंड देन सोल्जर। दे आर कॉल्ड JCO, आर नॉन कमीशन्ड रैंक। ठीक है, अब आते हैं नेवी। नेवी यानी कि जल सेना, जहाजी जल सेना। इंडिया इज अ पेनिनसुला, इट इज सराउंडेड विद वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। भारत का एक पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब कि यह जो भारत है वो 3 तरफ से क्या पानी से घिरा हुआ है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। द कोस्टल एरियाज इन इंडिया आर वास्ट, इंडिया के जो तटीय जो एरियाज है, क्षेत्र है, वो विशाल है। इन द ईस्ट लाइज द वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, अब पूर्व की बात करें तो बे ऑफ बंगाल है। इन वेस्ट द अरेबियन सी, वेस्ट में अरेबियन सी है। एंड इन साउथ द इंडियन ओशन, और साउथ में है इंडियन ओशन। Hence, an organized and powerful navy is must to safeguard the coastal areas. इसलिए इन कोस्टल एरियाज को सेफ गार्ड करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए एक पावरफुल नेवी की जरूरत होती है, सुसंगठित है ना, और पावरफुल नेवी की जरूरत होती है ताकि इन बाउंड्रीज की रक्षा कर सके। अकॉर्डिंगली अ स्ट्रॉन्ग नेवी इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, और उसके अनुसार क्या है, एक मजबूत नेवी बनाई गई है यहाँ पर। Its head is called the chief of the naval staff and is an admiral. इसका जो हेड होता है, ठीक है ना, the head is called the chief of the naval, जो जहाजी जो स्टाफ है उसका चीफ कहा जाता है, और उसका क्या है वो एडमिरल है। The naval organization has been divided into 3 commands, और जो नेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको 3 कमांड्स में बांटा गया है। ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि कहाँ है, एट विशाखापट्टनम। वेस्टर्न नेवल कमांड एट मुंबई में, और साउथर्न नेवल कमांड एट कोची। एवरी कमांड हैज इट्स ओन ऑफिसर, और हर कमांड का अपना एक ऑफिसर होता है। दिस ऑफिसर्स आर ऑफ द वाइस एडमिरल पोस्ट, और इनकी जो पोस्ट होती है इन ऑफिसर्स की, वाइस एडमिरल ये होते हैं। नेवी टू हैज इट्स हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, नेवी का भी हेडक्वार्टर है, वो भी कहाँ है, दिल्ली में है। द मेन नेवल वारशिप ऑफ इंडिया, तो अगर इंडिया की हम बात करें तो जो मुख्य जो नेवल वारशिप है, जो जंगी जहाज जो है वो है NIS नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विद्यागिरी, डेस्पोट एंड INS गोदावरी। द नेवी हैज सर्वे शिप्स एंड पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स, इनके नेवी के पास सर्वे शिप्स भी होते हैं और पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स भी होते हैं। बिसाइड दिस देयर आर 2 फ्लीट्स, और इसके अलावा 2 जहाज जो बेड़े होते हैं। वन इज द वेस्टर्न फ्लीट, पहला है वेस्टर्न और सेकंड है ईस्टर्न। ठीक है, शिप यार्ड्स हैव बीन सेट अप एट कोलकाता एंड गोवा, कलकत्ता और गोवा में क्या बनाए गए हैं, शिप यार्ड्स बनाए गए हैं। शिप यार्ड्स क्या होता है, अ प्लेस वेयर शिप्स आर रिपेयर्ड एंड बिल्ड। शिप यार्ड वह जगह है जहां पर जहाज का रिपेयरिंग किया जाता है और उनको बनाया जाता है, वो शिप यार्ड होता है। In 2001, a joint command of Army, Navy and Air Force has been set up in the Andaman and Nicobar Island. है ना, 2001 में अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक जॉइंट कमांड बनाया गया, इसमें आर्मी, ठीक है, नेवी और एयर फोर्स है।
A new center of Navy, INS कदम्बा has been established in करवार। करवार में एक नेवी का नया सेंटर बनाया गया है, INS कदम्बा। It is situated 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम गोवा, और ये गोवा से 100 किलोमीटर दूर है। अब हम बात करें एयरफोर्स की। The Air Force plays a vital role in the defense of a country। देश की सुरक्षा में एयरफोर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। The vital task of the Air Force is to bombard the key and sensitive arm installation to destroy transport system and communication of the attacking country। अब जो एयरफोर्स है ये क्या करती है, जो अटैकिंग कंट्री होती है, जो आक्रमण करने वाले जो देश होते हैं, उनके जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उनको क्या करती है, खत्म करती है, नष्ट करती है। द एयरफोर्स हेल्प्स इन सप्लाइंग आर्म्स एंड फूड टू द आर्मी। और एयरफोर्स क्या करती है, आर्मी को हथियार और भोजन सप्लाई करती है। द एयरफोर्स कीप्स विजिल ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री इन द स्काई। और देखिए एयरफोर्स क्या करती है, आसमान में हमारे देश की बाउंड्रीज होती हैं, जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करती हैं, वहां ऊपर से ध्यान रखती है। द इंडियन एयरफोर्स हैज मोर देन 1000 एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। द मेन टाइप्स आर, ठीक है ना। अब जो इंडियन एयरफोर्स है इसमें 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स है, 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स है। द मेन टाइप्स आर, कौन कौन से हैं, कैनबरा, हंटर, अजित किरण, MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-28, जगुआर एंड मिराज 2000। ये सभी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स किसके पास हैं, इंडियन एयरफोर्स के पास है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज आल्सो सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। और इसका भी जो हेडक्वार्टर है एयरफोर्स का, वो कहां पर है, दिल्ली में है। इट हैज 6 चीफ कमांड्स। इसके कितना चीफ कमांड्स है, 6, एंड 1 मेंटेनेंस कमांड। और एक कौन सा है, मेंटेनेंस कमांड है, कहां पर है, नागपुर में, महाराष्ट्र में। द 6 चीफ कमांड्स आर, और 6 चीफ कमांड है। द ईस्टर्न एयर कमांड, जो कहां है, शिलांग और मेघालय में। वेस्टर्न एयर कमांड, वो कहां है, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली। और फिर सेंट्रल एयर कमांड, ये कहां पर है, इलाहाबाद, यूपी में। साउथर्न वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर, गुजरात में है। साउथर्न एयर कमांड है ना, वेस्टर्न एयर कमांड कहां पर है, गांधीनगर, गुजरात में। साउथर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम है। ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर में है। These commands have separate chief officers। और इन जितने भी कमांड्स हैं इनके अलग अलग चीफ ऑफिसर्स होते हैं। एंड दे आर ऑफ द रैंक ऑफ एयर मार्शल। और उनकी रैंक क्या है, एयर मार्शल की। इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ नेशन टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन फ्रॉम फॉरेन इन्वेशंस। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ नेशन टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन फ्रॉम फॉरेन इन्वेशंस, है ना। ये किसी देश की का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा विदेशी आक्रमण से करे। इट इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। और साथ ही साथ हमारे देश के नागरिकों की भी यह कर्तव्य है कि हमारे देश की एकता को बनाए रखें। ठीक है। द आर्म्ड फोर्सेस आर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कंट्री। और आर्म्ड फोर्सेस क्यों बनाई गई, देश की सुप्रीमेसी को, उसकी स्वतंत्रता को, उसकी रक्षा करने के लिए, देश की सुप्रीमेसी और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए आर्म फोर्सेस बनाई गई है। द फंक्शंस ऑफ इंडियन फोर्सेस आर क्रूशियल बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड इट्स बॉर्डर्स टच पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एक्सेट्रा। द नंबर ऑफ इंडियन फोर्स इज द लार्जेस्ट आफ्टर चाइना, रसिया एंड साउथ कोरिया। अब देखिए इंडियन फोर्सेस के जो कार्य हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत एक क्या है, विशाल देश है और उसकी जो सीमाएं हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, है ना, आदि कंट्री से, म्यांमार, इनसे छूती है। और जो नंबर ऑफ इंडियन फोर्स जो है वो चाइना, रसिया और साउथ कोरिया के बाद में सबसे बड़ी है। इनसे पहले कौन है, चाइना, रसिया और साउथ कोरिया। उसके बाद इंडियन फोर्स की संख्या की बात करें तो भारत की आती है।
रोल ऑफ डिफेंस फोर्सेस ड्यूरिंग पीस। अब शांति के समय डिफेंस फोर्सेस के क्या कार्य हैं, उनका क्या रोल है, क्या भूमिकाएं हैं। बिसाइड्स डिफेंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम invasions, the defense forces are also deployed in a number of other ways for the service of the community, such as at the time of floods, earthquakes and other natural calamities, accidents, etc. अब देखिए इंडियन फोर्सेस का कार्य क्या है। एक तो कार्य है कि भाई वो देश की रक्षा करे, विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करे। साथ ही साथ जब देश में बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं जो आ जाए, जैसे कोई एक्सीडेंट कुछ हो जाता है, अगर दुर्घटनाएं कुछ हो जाती हैं, तो उसके लिए भी जो फोर्सेस के कार्य हैं कुछ उनमें भी उनको कार्य करना पड़ते हैं, उनमें उनकी भूमिका उनको निभाना पड़ती है। They have also assisted the UN in peacekeeping activities in different countries of the world। और इंडियन आर्मी ने यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की भी मदद की है कि भाई अलग अलग देशों में, विभिन्न देशों में शांति बनाए रखें, शांति हो वहां पर। फॉर एग्जाम्पल आवर फोर्सेस हैव रेंडर्ड एडमायरेबल सर्विसेज इन कोरिया, गाजा स्ट्रिप, लेबनान, कांगो, यमन एंड अदर प्लेसेस। देखिए इसके अलावा हमारी जो एयर फोर्सेस ने, डिफेंस फोर्सेस ने बहुत से दूसरे देशों की भी मदद की है, वहां पर भी उन्होंने सर्विस सेवाएं दी है। जैसे कोरिया है, गाजा है, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी जो है, लेबनान है, कांगो है, यमन है और दूसरे भी क्षेत्र हैं, दूसरे भी जगह वहां पर भारत ने की सेनाओं ने अपनी सेवाएं दी है। The security of a country depends on the awareness of its citizens, sacrifice, devotion and powerful forces। अब देखिए इसी प्रकार से भारत की जो सुरक्षा है किस पर निर्भर है? नागरिकों की सजगता पर निर्भर है, बलिदान पर निर्भर है, उनकी निष्ठा पर निर्भर है और पावरफुल फोर्सेस पर निर्भर है। प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, जितने भी सुरक्षा साधन हैं उनका प्रोडक्शन कहां पर, किस प्रकार क्या होता है, अपन पढ़ते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स आर नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की सुरक्षा के लिए कई प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, सुरक्षा साधनों की जरूरत होती है। द डिफेंस प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। और जो डिफेंस प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उनको 2 भागों में बांटा गया है। डिपार्टमेंटली रन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। द आर्म्स, ammunitions, टैंक्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा आर मेड इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। जितने भी आर्म्स हथियार हैं, अम्यूनिशन से गोला बारूद है, टैंक है, व्हीकल जितने भी है वो सभी कहाँ बनते हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते हैं, आयुध कारखाने में बनते हैं। शिप, एयरक्राफ्ट, बुलडोजर्स, अर्थ मूवर्स या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, मशीन्स, टूल्स, सेंसर्स, कम्युनिकेशंस, ये सभी यहाँ पर बनते हैं। टू मेक द कंट्री एन एटॉमिक पावर एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैव आल्सो बीन सेट अप। भारत को एटॉमिक पावर और न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए भी कुछ स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तारापुर महाराष्ट्र में और कलपक्कम तमिलनाडु में, ये मेजर सेंटर्स हैं। द मिसाइल्स आर प्रोड्यूस्ड टू स्ट्रेंथन द डिफेंस लाइन ऑफ द कंट्री। और भारत की जो डिफेंस लाइन है उसको मजबूत बनाने के लिए भी मिसाइल्स का निर्माण किया गया है, जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, ब्रह्मास्त्र, ये सभी क्या है? मिसाइल्स है। इंडिया हैज गिवन प्रूफ ऑफ इट्स एटॉमिक पावर बाय द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स इन 1974 एंड 1998। 1974 और 1998 में भारत ने प्रूफ दे दिया। किस बात के प्रूफ? एटॉमिक पावर के प्रूफ दे दिए कि भाई हम परमाणु शक्ति है, सक्सेसफुल टेस्टिंग करके। 1974 और 1998 में उन्होंने सक्सेसफुल एटॉम बॉम्ब की टेस्टिंग की वहाँ पर, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई हम भी परमाणु शक्ति है। मोreover, dangers of wars are not limited to the battlefield only। अब देखिए वार के जो डेंजर्स है, खतरे हैं, केवल युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है। एयर रेड्स एंड बॉम्बिंग डिस्ट्रॉयड सिटीज, लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब जब एयर रेड्स अगर होती हैं या बॉम्बिंग होती है या बमबारी होती है तो क्या करती हैं? शहरों को नुकसान पहुंचाती है, जीवन, माल, प्रॉपर्टी, संपत्ति, इन सभी को नुकसान पहुंचाती है।
It is therefore very essential for the citizens to get training in first aid and nursing. इसलिए citizens की भी उनके लिए भी आवश्यक है कि भाई वो फर्स्ट एड और ट्रेनिंग में नर्सिंग में ट्रेनिंग लें. We should know how to behave during blackouts, air raids and fire, है ना. और सिटीजन्स को ये पता होना चाहिए कि भाई एयर रेड्स के समय, फायर आग जाने के समय, ब्लैकआउट्स के समय किस प्रकार से हमको रहना है, ये सिटीजन्स को पता होना चाहिए. There is another organization which is meant to develop a sense of discipline and an aptitude for defense among the students of the country. एक दूसरा भी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश के जो छात्र हैं उसमें सुरक्षा के बारे में, है ना, कि भाई उनमें किस प्रकार से एक डिसिप्लिन का सेंस होना चाहिए, सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड एप्टीट्यूड फॉर द डिफेंस. सुरक्षा के लिए किस प्रकार डिसिप्लिन सेंस को पता होना चाहिए, डिसिप्लिन सेंस का विकास उसमें हो. Besides this regular defense forces, there are other organizations which form a second line of defense. अब डिफेंस के एक सेकंड लाइन भी है, वो है टेरिटोरियल आर्मी. द टेरिटोरियल आर्मी इज अ सिटीजन्स फोर्स of those person who are eager to play a role in the defense of the country. अब देखिए टेरिटोरियल आर्मी क्या है, सिटीजन्स की वो आर्मी है, उसमें वो सिटीजन्स होते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कुछ कार्य करने के लिए वो उत्सुक होते हैं या कार्य करना चाहते हैं. Any person between the age of 18 to 35 who wants to seek training in arms in his leisure time is free to join it. और वे व्यक्ति 18 साल से लगाकर 35 साल के व्यक्ति जो चाहते हैं कि आर्म्स में हथियारों की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और उनके पास खाली वक्त है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं. The time of war is the time of crisis and calamity. युद्ध का जो समय होता है वो संकट का समय होता है, मुसीबत का समय होता है. Some anti-social elements take advantage of the situation. और कुछ असामाजिक तत्व होते हैं इस प्रकार की परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं. Citizens should remain vigilant against such anti-social elements and help the government to check them. और नागरिकों का कर्तव्य है या नागरिकों को इस प्रकार के एंटी सोशल जो एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व हैं, इनके प्रति उनको सतर्क रहना चाहिए, है ना, और उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट की मदद करना चाहिए. इस प्रकार से आपका यह लेसन यहाँ पर समाप्त होता है. बहुत बहुत धन्यवाद.